अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैर आफियत से होंगे। तो आज के दिन हम अपना लेक्चर नंबर 4 इसको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे वेक्टर एंड टेंसर एनालिसिस। ठीक है, तो इसमें हम देखेंगे व्हेन ए एंड बी, अगर ए और बी वेक्टर जो है आर एक्टिंग एट एन एंगल थीटा, दोनों वेक्टर्स एक एंगल थीटा पे एक्ट कर रहे हैं, देन इनका जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर होगा। ठीक है, और इनका जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा वो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर होगा। ठीक है, अब जो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर होगा ना, तो ये किसके इक्वल होगा, ए की मैग्नीट्यूड, ए वेक्टर की मैग्नीट्यूड, बी वेक्टर की मैग्नीट्यूड और कोज ऑफ थीटा। तो ए वेक्टर की मैग्नीट्यूड ए के इक्वल आ जाएगी, बी वेक्टर की मैग्नीट्यूड बी के इक्वल आ जाएगी और ये आ जाएगा कोज ऑफ थीटा। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम स्पेशल केस बनाना चाहें तो जब थीटा की वैल्यू 0 हम पुट करेंगे तो ये हमारे पास cos 0 1 होता है, तो cos 0 1 हो गया तो ये हमारे पास ए बी के इक्वल आ जाएगा, यानी कि मैग्नीट्यूड के इक्वल। इसी तरह जब हम थीटा की वैल्यू 90 पुट करेंगे, यानी कि जब दोनों वेक्टर्स परपेंडिकुलर होंगे उस वक्त इनके दरमियान एंगल 90 का होगा। जब एंगल 90 का होगा तो ये हमारे पास cos 90 0 होता है, तो इसका आंसर आ जाएगा 0। ठीक है, इसका आंसर आ जाएगा 0। और इनको हम ऑर्थोगोनल वेक्टर्स भी कहते हैं। ठीक है, जब दोनों वेक्टर जो हैं परपेंडिकुलर हों तो उनको ऑर्थोनॉर्मल या ऑर्थोगोनल वेक्टर्स कहते हैं। अब देखें, जब थीटा हमारे पास 180 डिग्री का होगा, यानी कि दोनों वेक्टर्स एंटी पैरेलल होंगे। 0 का मतलब होता है पैरेलल, 90 का मतलब होता है परपेंडिकुलर और 180 मतलब एंटी पैरेलल, यानी कि दोनों पैरेलल होंगे लेकिन उल्ट डायरेक्शन में होंगे। तो एक ए डॉट बी जो आएगा वो ए बी कोज थीटा की जगह 180 डिग्री आ जाएगा, तो कोज 180 -1 के इक्वल होता है, ये माइनस ए बी आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास 3 स्पेशल केसेस आ गए। अगर हम क्रॉस प्रोडक्ट में बात करें तो जब डॉट प्रोडक्ट को हम एवेलुएट करते हैं तो आंसर एक स्केलर आता है। ठीक है, यानी कि एक मैग्नीट्यूड आती होती है, एक वैल्यू आती है। तो ये देखें, यहाँ पे भी स्केलर आया आंसर, यहाँ पे भी स्केलर आया, यहाँ पे भी कोई ना कोई वैल्यू ही आंसर आएगी। लेकिन जब हम क्रॉस प्रोडक्ट की बात करते हैं ना, तो क्रॉस प्रोडक्ट को जब हम एवेलुएट करें तो दोबारा आंसर एक वेक्टर आता है। उस वेक्टर की डायरेक्शन जो होती है ना, यानी कि देखें अगर दो वेक्टर्स ए और बी हैं, अगर हम इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे तो आंसर एक और वेक्टर आएगा और उस वेक्टर की जो मैग्नीट्यूड होगी वो ये वाली हुआ करेगी, ये वाली मैग्नीट्यूड हुआ करेगी उसकी, और जो उसकी डायरेक्शन होगी वो नॉर्मल की डायरेक्शन होगी। नॉर्मल क्या होता है, नॉर्मल परपेंडिकुलर होता है, यानी कि ए और बी के परपेंडिकुलर। अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, फर्ज किया ये हमारे पास एक प्लेन है ना, क्या है, ये एक प्लेन है। इस प्लेन पे ए वेक्टर और बी वेक्टर कर रहे हैं, यानी कि ये मैं ए वेक्टर कह देता हूँ, ये बी वेक्टर कह देता हूँ। ठीक है, तो इन दोनों का जो डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट आएगा ना, वो भी एक वेक्टर आएगा और वो इस तरफ होगा, उसकी डायरेक्शन ऊपर को होगी। ठीक है, ये हमारे पास किसके इक्वल आ गया, ये आ गया हमारे पास ए क्रॉस बी। ठीक है, लेकिन अगर मैं बी क्रॉस ए फाइंड करना चाहूँ तो ये दोनों वेक्टर के परपेंडिकुलर ही होगा लेकिन उसके नीचे की जानब, यानी कि उसकी डायरेक्शन उलट होगी। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमारे पास माइनस बी क्रॉस ए आ जाएगा। ठीक है, माइनस बी क्रॉस ए नहीं, ये बी क्रॉस ए आ जाएगा, यानी कि इसकी डायरेक्शन जो है वो ऊपर वाली की डायरेक्शन के उलट है। ठीक है, आप ये भी लिख सकते हैं, आप चाहें तो आप इस तरह भी लिख सकते हैं नीचे वाले को। ठीक है, आप नीचे वाले को इस तरह भी लिख सकते हैं डायरेक्शन उलट जाहिर करने के लिए। ठीक हो गया, तो ए क्रॉस बी जब हम एवेलुएट करें तो ये आएगा ए की मैग्नीट्यूड, बी की मैग्नीट्यूड, साइन ऑफ थीटा, और साथ जो वेक्टर हमारे पास आएगा उसकी डायरेक्शन क्या होगी, नॉर्मल की डायरेक्शन। नॉर्मल किसे कहते हैं, परपेंडिकुलर, उस प्लेन के नॉर्मल। ठीक है, तो ये ए वेक्टर की मैग्नीट्यूड ए आ गई, बी वेक्टर की मैग्नीट्यूड बी आ गई और साइन ऑफ थीटा आ गया और एन यूनिट वेक्टर आ गया, डायरेक्शन को शो कर रहा है। ठीक है, तो इसके स्पेशल केसेस देखें, जब हम थीटा की वैल्यू 0 डिग्री सब्स्टिट्यूट करेंगे तो साइन 0 0 होता है, तो ये हमारे पास मैग्नीट्यूड तो 0 हो जाएगी लेकिन डायरेक्शन उसकी रहेगी। ठीक है, तो इसको हम 0 वेक्टर या नल वेक्टर से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक हो गया, जब थीटा की वैल्यू मैं 90 पुट करूंगा तो साइन 91 होता है, तो ये हमारे पास ए बी साइन 91 हो गया और ये एन यूनिट वेक्टर। ठीक है, तो ये हमारे पास ए बी एन आ गया, एन यूनिट वेक्टर, ये वाला वेक्टर आ गया। जब हम थीटा की वैल्यू 180 पुट करेंगे तो साइन 180 भी 0 होता है, तो फिर ये भी हमारे पास 0 वेक्टर ही आएगा। ठीक है, अब ये भी 0 वेक्टर आया, ये भी 0 वेक्टर, तो आप थोड़ा सा गौर कर लें कि 0 वेक्टर की जो डायरेक्शन होती है वो आर्बिट्रेरी होती है, किसी जानब भी हो सकती है। ठीक है, तो इस वजह से इसके साथ हमने माइनस नहीं लगाया हुआ, तो ये हमारे पास क्योंकि 0 ना तो प्लस का होता है ना तो नेगेटिव का होता है। ठीक हो गया, तो अब देखें
अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट नोट लिखा हुआ है कि बोथ वेक्टर्स आर इनवर्ड आर आउटवर्ड, ठीक है। दोनों वेक्टर एंगल हम उसी वक्त लेंगे, वही एंगल लेंगे जहां पे दोनों वेक्टर जो हैं वो या इनवर्ड हो या आउटवर्ड हो। एक छोटी सी यहाँ पे एग्जांपल देते हैं आपको, ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके, ठीक है, ताकि आप लोग को अच्छे से समझ आ सके। देखें कि एक फ़र्ज़ किया है कि एक वेक्टर ये है, ठीक है ना, एक वेक्टर ये है और एक वेक्टर हमारे पास इस तरफ है, ठीक है, एक वेक्टर ये है तो एक वेक्टर इस तरफ है। अगर हमने इन दोनों के दरमियान एंगल फाइंड करना है तो एंगल हम कहाँ पे बनाएंगे, तो एंगल जो है वो यहाँ पे नहीं आएगा, ये एंगल गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमने कहा है कि दोनों वेक्टर जो है वो या इनवर्ड होने चाहिए या आउटवर्ड होने चाहिए, ठीक है, या इनवर्ड या आउटवर्ड होने चाहिए। तो इससे पहले मैं क्या करूँगा, मैं एंगल लेना है ना, तो एंगल में डायरेक्शन देखी जाती है, तो मैं इस वाले वेक्टर को थोड़ा सा आगे को बढ़ा लूँगा, ठीक है, इस वेक्टर को मैंने थोड़ा सा आगे को बढ़ा लिया तो ये इस तरफ हो जाएगा, ठीक है ना, इस तरफ हो जाएगा। तो ये हमारे पास इस तरफ को वेक्टर आ गया। अगर हम देखें तो अब ये दोनों वेक्टर्स यहाँ से आउटवर्ड है, ठीक है, यहाँ से आउटवर्ड है, तो एंगल जो आएगा हमारे पास ये वाला आएगा, ठीक है, एंगल जो आएगा हमारे पास ये वाला आएगा। तो ये एंगल और या फिर आप कह दें कि ये देखो यहाँ से भी ये वेक्टर इनवर्ड है, ये वेक्टर भी यहाँ पे इनवर्ड है, तो या इनवर्ड वाली डायरेक्शन हम ये वाली लेंगे, ठीक है। तो आप लोग छोटी क्लासेस में एक थ्योरम पढ़ के आए थे कि अगर इस तरह कोई भी आप दो लाइंस ले लें तो ये वाला एंगल जो है आमने सामने ये इसके बराबर होता है, ये वाला एंगल इसके बराबर होता है। तो देखें कि आप ये वाला एंगल ले लें या फिर ये वाला एंगल ले लें, दोनों सेम होंगे, ठीक है। ये आउटवर्ड बढ़ा के आ रहा है, ये इनवर्ड बढ़ा के आ रहा है, ठीक है, तो ये इनवर्ड से आ रहा है। तो दोनों वेक्टर्स का आप इनवर्ड वाला एंगल भी ले सकते हैं और आउटवर्ड वाला भी। ये नहीं ले सकते, ये भी नहीं ले सकते, क्योंकि यहाँ पे एक वेक्टर इनवर्ड है एक आउटवर्ड है, तो हमने वो वाला एंगल लेना होता है जो कि दोनों के लिए इनवर्ड हो, दोनों के लिए आउटवर्ड हो, ठीक है। ये नेक्स्ट दूसरा पॉइंट लिखा हुआ है कि स्मॉलर एंगल विल बी कंसीडर्ड, छोटे एंगल को कंसीडर किया जाता है, ठीक है। तो अब देखें नेक्स्ट, अब हम चलते हैं नेक्स्ट बुक पे। नेक्स्ट बुक का हमारे पास आएगी रियल एनालिसिस। नेक्स्ट बुक हमारे पास आएगी रियल एनालिसिस, रियल नहीं कम्प्लेक्स एनालिसिस। कम्प्लेक्स एनालिसिस में सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे अरिथमेटिक ऑपरेशंस को। पहले लेक्चर में हमने देखा क्या देखा था, हाँ जी, हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं, z इज इक्वल टू a प्लस एयोटा b की फॉर्म में जो नंबर्स होते हैं a प्लस एयोटा b की फॉर्म में, इनको कम्प्लेक्स नंबर्स कहा जाता है। a और b जो है वो रियल नंबर से बिलोंग करते हैं और एयोटा जो है वो स्क्वायर रूट -1 के इक्वल होता है, ठीक है। ये हमने कल के लेक्चर में डिटेल से डिस्कस किया था। फिर हमने रियल और कम्प्लेक्स में डिफरेंस भी देखा था। फिर हमने कम्प्लेक्स नंबर के लिए पोलर फॉर्म भी देखी थी, ठीक है। आज हम इसके अरिथमेटिक ऑपरेशंस की बात करेंगे। अरिथमेटिक ऑपरेशंस का क्या मतलब है कि इनको प्लस, इनकी सब्ट्रैक्शन, इनकी मल्टीप्लिकेशन और इनकी डिवीजन, ठीक है, ये वाली चीज़ें चेक करेंगे। तो सबसे पहले देखें कि अगर हम ये डिवीजन, ठीक है, ये डिवीजन आ गई। सबसे पहले अगर हम इनकी एडिशन चेक करेंगे या सब्ट्रैक्शन, तो दोनों एक तरह ही होती हैं। देखें z1 अगर मैंने ले लिया a1 प्लस एयोटा b1, z2 अगर मैंने ले लिया a2 प्लस एयोटा b2 और a1 a2 b1 b2 रियल नंबर से बिलोंग कर रहे हैं, तो ये पहला नंबर कम्प्लेक्स नंबर, ये दूसरा कम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। तो ये देखें ये रियल वाले में ऐड होगा तो ये आ गया, और कम्प्लेक्स वाले में ऐड होगा, एयोटा कॉमन आ जाएगा तो b1 प्लस b2 आ जाएगा। अगर ये दोनों प्लस हो रहे हैं तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा, अगर ये दोनों माइनस हो रहे हैं तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास, मैंने आप लोग को एडिशन और सब्ट्रैक्शन एक में ही बता दिया। अब मल्टीप्लिकेशन की बात करें तो मल्टीप्लिकेशन के लिए चलते हैं। मैं यहाँ पे सोल्व करके दिखाता हूँ। a प्लस एयोटा b है, और यहाँ पे अगर मैं कहूँ a1 प्लस एयोटा b1 और यहाँ पे a2 प्लस एयोटा b2 है, a2 प्लस एयोटा b2। तो इसको मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, पहले वाले के साथ मल्टीप्लाई, ठीक है ना, यानी कि जैसे हम दो नंबर्स को करते होते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे, बाद में इसको इससे मल्टीप्लाई और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। a1 को a2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो आ जाएगा a1 a2, और प्लस जब a1 को आगे वाले से मल्टीप्लाई करूँगा तो आ जाएगा एयोटा मल्टीप्लाई बाय a1 b2, और जब एयोटा b1 को इससे मल्टीप्लाई करूँगा तो आ जाएगा a2 b1 और साथ आ जाएगा एयोटा मैं स्टार्टिंग में लिख देता हूँ, और ये आ जाएगा b1 b2 और एयोटा स्क्वायर प्लस एयोटा स्क्वायर और b1 b2 आ जाएगा, b1 b2 आ जाएगा। शायद आपको अच्छे से नज़र ना आ रहा हो तो हम कलर चेंज कर लेते हैं। यहाँ से देखें तो ये हमारे पास बनेगा ये a1 और a2, और ये आ जाएगा हमारे पास प्लस एयोटा, इन दोनों में से कॉमन आ गया तो ये आ गया एयोटा a1 b2 और प्लस a2 b1 आ गया।
A2B1 आ गया, और एओटा स्क्वायर -1 के होता है तो ये आ जाएगा -1 और B1 B2 आ जाएगा। ठीक है, तो रियल रियल के साथ लिख दें और इमेजिनरी इमेजिनरी के साथ लिख दें, तो ये हमारे पास बनेगा A1 A2 और -B1 B2 और B1 B2, और यहाँ से आ जाएगा हमारे पास एओटा कॉमन, और ये आ जाएगा हमारे पास A1 B2 और प्लस A2 B1। और अगर आप देखें तो ये A प्लस एओटा बी के फॉर्म में लिखा हुआ है, ये देखें A प्लस एओटा बी की फॉर्म में, ये भी रियल नंबर होगा, ये भी रियल नंबर होगा, क्योंकि दो रियल नंबर्स को प्लस करें, मल्टीप्लाई करें, डिवाइड करें या फिर सब्ट्रैक्ट करें तो आंसर रियल नंबर ही आता है। ठीक है, तो ये हमारे पास इनकी मल्टीप्लिकेशन आ गई। अब अगर हम सब्ट्रैक्शन की बात करें कि अगर हमने दो रियल नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करना है तो ये आ जाएगा A प्लस A1 प्लस एओटा B1 आ जाएगा, और डिवीजन में आएगा हमारे पास A2 प्लस एओटा B2। ठीक है, दो रियल नंबर्स लिए हमने इनको डिवाइड कर दिया। अब बटे में कभी भी हमारे पास स्क्वायर रूट नहीं आ सकता, एओटा हमारे पास स्क्वायर रूट -1 होता है, तो इसको रैशनलाइज करेंगे, तो मैं रैशनलाइज भी इसी से कर देता हूँ। तो इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड भी करेंगे। कॉन्जुगेट किसे कहते हैं कि एओटा वाले का साइन बदल दे, तो ये आ जाएगा A2 माइनस एओटा B2, और ये नीचे आ जाएगा हमारे पास A2 माइनस एओटा B2। ठीक है, और इसी से मल्टीप्लाई कर देंगे। ऊपर अगर देखें तो ये वाली चीज़ इससे मल्टीप्लाई हो रही है, तो मल्टीप्लाई कैसे करनी है, जिस तरह ये ऊपर की है, ऊपर करके दोबारा हमारे पास A प्लस एओटा बी की फॉर्म बनेगी, तो मैं इसको इस तरह लिख देता हूँ। ठीक है, जब ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे ना तो इस तरह ही फॉर्म बन जाएगी, वो जिस तरह ये वाली लिखी हुई है। ठीक है, और बटे में अगर मैं बात करूँ तो A प्लस बी और A माइनस बी फार्मूला बन रहा है, तो ये हमारे पास बन जाएगा A का स्क्वायर और माइनस B का स्क्वायर बन जाएगा माइनस B का स्क्वायर। ठीक है, B का स्क्वायर मैं ओपन करके लिख देता हूँ। ठीक है ना, इस तरह बन जाएगा। तो एओटा स्क्वायर -1 होता है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हमारे पास बन जाएगा प्लस B2 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारे पास बन जाएगा A ओवर बटे अलग कर दे दोनों के, A ओवर A2 का स्क्वायर प्लस B2 का स्क्वायर और प्लस एओटा, ये हमारे पास आ जाएगा B ओवर A2 का स्क्वायर और प्लस B2 का स्क्वायर। और अगर आप यहाँ पे फोकस करें तो ये भी एक रियल नंबर होगा, जिसको एक मैं न्यू रियल नंबर का नाम दे देता हूँ। किसका? इस वाले का नाम दे देता हूँ। A ही लिखना है ना, स्टाइलिश तरीके से लिख लेते हैं, A प्लस एओटा, और इसको स्टाइलिश B का नाम दे देते हैं। ठीक है ना, ये स्टाइलिश B का हमने नाम दे दिया। तो ये देखें, ये दोबारा A प्लस एओटा B वाली फॉर्म बन गई, तो ये A प्लस एओटा B वाली फॉर्म बनी है, तो दोबारा ये हमारे पास यानी कि इस तरीके से इसकी डिवीजन होती है। ठीक हो गया। अब हमने डिस्कस कर लिया अरिथमेटिक ऑपरेशंस ऑन कम्प्लेक्स नंबर्स, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड हो गया। अब हम चलते हैं नीचे, प्रॉपर्टीज होल्ड इन कम्प्लेक्स नंबर। कम्प्लेक्स नंबर में कौन कौन सी प्रॉपर्टी होल्ड करती है, तो वही बात इसमें अंडर एडिशन की भी बात करेंगे और अंडर मल्टीप्लिकेशन की भी बात करेंगे। अगर अंडर एडिशन की बात करें तो ये कम्यूटेटिव लॉ होता है। कम्यूटेटिव लॉ इसमें क्या होता है कि पहले नंबर को दूसरे में ऐड करें या दूसरे को पहले में ऐड करें, इक्वल आएंगे। ठीक है। एसोसिएटिव लॉ एडिशन में क्या होगा कि पहला प्लस दूसरा प्लस तीसरा, या पहला प्लस दूसरा फिर तीसरा, ये भी सेम आएंगे, ये भी होल्ड करता है। फिर आती है हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है कि पहला मल्टीप्लाई हो दूसरा प्लस तीसरा, या पहला दूसरे से मल्टीप्लाई हो प्लस पहला तीसरे, तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होता है। फिर ये लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है या राइट डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। इसी मल्टीप्लिकेशन वाले को इस तरफ लिख दें तो वो हमारे पास राइट डिस्ट्रीब्यूट बन जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट देखें तो आइडेंटिटी अगर हम एडिशन के हिसाब से बात करें तो एडिटिव आइडेंटिटी 0 प्लस 0 एटा होगा, और अगर हम मल्टीप्लिकेटिव की बात करें तो ये 1 प्लस 0 एटा होगा, क्योंकि किसी भी कम्प्लेक्स नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करें तो दोबारा आंसर वही कम्प्लेक्स नंबर आएगा, और किसी कम्प्लेक्स नंबर में 0 को ऐड करें 0 प्लस 0 एटा, दोबारा आंसर वही कम्प्लेक्स नंबर आएगा। ठीक है। तो ये एडिटिव आइडेंटिटी हो गई, ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हुई। इस बारे में मजीद डिटेल चेक करनी है तो इसके लिए मैंने ये लेक्चर नंबर 4 है, लेक्चर नंबर 3 में अलजेब्रा में हमने डिस्कस किया था इस सारी वाली चीज़ों को। ठीक है। अब इसके इन्वर्स की बात करें तो इन्वर्स सिर्फ और सिर्फ 0 प्लस 0 एटा का नहीं एग्जिस्ट करेगा, उसके अलावा हर किसी का इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। ठीक है। और अगर मैं आपको बताऊं तो सबसे पहले हमारे पास बनता है क्लियर लॉ होता है, हमारे पास फिर सेमी ग्रुप बन जाता है, मोनाइड बन जाता है, ग्रुप बन जाता है, बिलियन ग्रुप बन जाता है, फील्ड बनती है, रिंग बनती है। ठीक है। रिंग बनती है, फील्ड बनती है। तो हर उस सेट को हम फील्ड कहेंगे जिसका हर एक एलिमेंट जो है वो यूनिट एलिमेंट हो। इफ एवरी एलिमेंट ऑफ अ सेट, अगर सेट का हर एक एलिमेंट एक यूनिट एलिमेंट हो देन उस सेट को हम फील्ड कहेंगे। यूनिट एलिमेंट से मुराद ये है कि हर उस एलिमेंट का इन्वर्स एग्जिस्ट करता हो। अगर किसी भी सेट के हर एक एलिमेंट का इन्वर्स एग्जिस्ट करता है तो वो लाजमी तौर पर सेट हमारे पास फील्ड होगा। ठीक है। तो हमारे पास रैशनल नंबर्स भी एक फील्ड है।
ठीक है। रियल नंबर्स भी एक फील्ड है और कम्प्लेक्स नंबर्स भी एक फील्ड है। अगर हम इनमें से 0 को निकाल दें, क्योंकि 0 का इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है। तो नेक्स्ट अब हम चलें प्रॉपर्टीज ऑफ कंजुगेट ऑफ अ कम्प्लेक्स नंबर, यानी कि कंजुगेट के हिसाब से अब कम्प्लेक्स नंबर की प्रॉपर्टीज देखते हैं। कंजुगेट किसे कहते हैं, इसके ऊपर बार लगा दें। बार का मतलब क्या होगा कि एयोटा वाले की साइन चेंज कर देना, ठीक है। तो z1 प्लस z2 होल की बार कर लें या इनका अलग-अलग कर दें, ये आपस में इक्वल होता है। अब आप लोगों ने इनका प्रूफ खुद ही करना है, प्रूफ इंतहाई आसान है, ठीक है। ये आप लोगों को 9th क्लास के दूसरे चैप्टर में मिल जाएगा, ठीक है। 9th क्लास, देखिए कितनी छोटी क्लास में इसके बारे में डिस्कस किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे हम अपना टाइम क्यों लगाएं, मैंने आपको थोड़ा थोड़ा हिंट देना है यहाँ पे, ताकि हम कम टाइम में मैक्सिमम चीज़ें कर सकें। तो ये सेकंड प्रॉपर्टी इसी तरह माइनस होगा। और इसी तरह अगर मल्टीप्लिकेशन की बात करें तो मल्टीप्लिकेशन अलग-अलग हो जाती है, और डिवीजन की बात करें तो डिवीजन में भी अलग-अलग हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर बात करें कि अगर दो रियल नंबर्स हैं हमारे पास, z1 दो नहीं एक कम्प्लेक्स नंबर है, z1 एक कम्प्लेक्स नंबर था, z1 एक कम्प्लेक्स नंबर था। अगर हम एक कम्प्लेक्स नंबर और उस कम्प्लेक्स नंबर के कॉन्जुगेट को प्लस करें, ठीक है, अगर हम एक कम्प्लेक्स नंबर और उसके कॉन्जुगेट को प्लस करें तो ये हमारे पास 2 टाइम्स रियल पार्ट ऑफ z आएगा। देखें यहाँ पे मैं प्रूव कर देता हूँ ताकि आप लोग को अच्छे तरीके से समझ आ सके। तो पहले z1 की वैल्यू मैं पुट करूँगा, तो z1 की आ जाएगी a1 प्लस एयोटा b1 आ जाएगी, और इसमें कंजुगेट वाले की वैल्यू पुट करूंगा तो ये आ जाएगा प्लस a1 कंजुगेट वाला था तो माइनस एयोटा b1 आ जाएगा। तो ये माइनस प्लस वाले से कैंसिल हो गया, तो ये हमारे पास आ गया 2a1 आ गया। तो a1 क्या था, हमारे पास रियल पार्ट ऑफ z था, तो ये हमारे पास 2 टाइम्स रियल पार्ट ऑफ z आ गया। इसी तरह अगर माइनस वाले की बात करें तो फिर ये माइनस वाले की बात करें तो फिर ये वाली चीज़ माइनस हो जानी थी, यानी कि जब माइनस वाले की बात करूं तो ये माइनस हो जानी थी, ये प्लस हो जानी, फिर ये काटे जाने थे और ये 2 एयोटा b1 आ जाना था, ठीक है। तो वो 2 टाइम्स इमेजिनरी पार्ट ऑफ z आ जाना था। अब इसके आगे ये एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ये मैं आपको बता देता हूँ। ये वाला एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसको आपने याद रखना है कि z मल्टीप्लाई बाय z बार किसके इक्वल होता है, z मॉडुलस बार का स्क्वायर, ठीक है। ये आपने लाजमी इसको याद रखना है, आगे बहुत ज़्यादा ये यूज़ होगा। प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस, ये मॉडुलस जो है ना हमारे पास, यानी कि z मॉड को किससे ज़ाहिर करते हैं, इससे हम z मॉड को ज़ाहिर करते हैं। अब इसकी प्रॉपर्टीज हम देखने लगे हैं। तो अगर आप z का मॉड लें या माइनस z का लें या z कॉन्जुगेट का लें या माइनस z कॉन्जुगेट का लें, इन सभी का मॉड इक्वल होता है, ठीक है। यानी कि देखें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है। अगर z कॉन्जुगेट की बात करें, z कॉन्जुगेट की बात करें तो ये x माइनस एयोटा y आ जाएगा, ठीक है। या आप इसको x प्लस एयोटा माइनस, यानी कि अब इसी चीज़ को आप इस तरह भी लिख सकते हैं ना, x प्लस एयोटा मल्टीप्लाई बाय माइनस वाई, तो माइनस वाई का स्क्वायर भी पॉजिटिव y ही आएगा ना। तो इस वजह से हमारे पास z का मॉड माइनस z का, z कॉन्जुगेट का और माइनस z कॉन्जुगेट, इन सभी का मॉड हमेशा इक्वल आता है। नेक्स्ट यहाँ पे लिखा गया है कि अगर z1 मल्टीप्लाई बाय z2 इनका मॉड है तो इनका मॉड अलग-अलग भी अप्लाई हो जाता है, ठीक है। इसी तरह डिवीजन में है कि अगर ऊपर वाले का मॉडुलस है, नीचे वाले का मॉडुलस है, ऊपर वाले का अलग हो जाएगा, नीचे वाले का अलग मॉडुलस हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर हम एडिशन की बात करें, देखें मल्टीप्लिकेशन में भी अलग-अलग हो जाएगा, डिवीजन में भी अलग-अलग हो जाएगा। लेकिन अगर हम एडिशन की बात करें तो z1 प्लस z2 इसका मोड लेस देन इक्वल टू होता है z1 का मोड प्लस z2 का मोड। इसको हम कहते हैं ट्राइंगल इनइक्वालिटी। ट्राइंगल इनइक्वालिटी से क्यों कहते हैं, क्योंकि अगर हमारे पास एक ट्राइंगल की 2 साइडें दी गई हों, अगर हमारे पास एक ट्राइंगल की 2 साइडें दी गई हों तो तीसरी साइड कम से कम कितनी होगी और ज्यादा से ज्यादा कितनी होगी, ये रेंज फाइंड करने के लिए हम इसको यूज करते हैं, ठीक है ना। ट्राइंगल इनइक्वालिटी को यूज करते हैं, तो इसको हम ट्राइंगल इनइक्वालिटी भी कहते हैं, ठीक हो गया। अब देखें यहाँ पे लिखा है स्टेट एंड प्रूफ ट्राइंगल इनइक्वालिटी, तो ये आप पहले वाले तो प्रूफ कर लेंगे, पहला दूसरा तीसरा पार्ट प्रूफ कर लेंगे, इजी है, सिंपल है, कॉन्जुगेट का भी आपको पता है। तो अब हम प्रूफ करते हैं चौथे पार्ट को, z1 प्लस z2 होल का मोड लेस देन इक्वल टू होता है z1 का मोड प्लस z2 का मोड, ठीक है। तो चलिए आइए हम स्टेट प्रूफ करते हैं। तो क्वेश्चन इस तरह आ सकता है, स्टेट एंड प्रूफ ट्राइंगुलर इनइक्वालिटी, ठीक है। तो चलिए आइए इसको अब हम प्रूफ करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखें कि हमने 2 कम्प्लेक्स नंबर्स लिए, कहाँ से, कम्प्लेक्स में से, कम्प्लेक्स सेट में से 2 कम्प्लेक्स नंबर्स लिए और हमने ये वाली चीज़ प्रूफ करनी है, ठीक है। अब यहाँ से देखें, हमें पता है कि ये देखें यहाँ पे कहाँ पे ये वाला रिजल्ट जो मैंने आपको कहा था मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो ये रिजल्ट हमें कहता था z मल्टीप्लाई बाय z बार इक्वल होता है z
मॉडुलस का स्क्वायर। तो ये देखें जी मल्टीप्लाई बाय जी बार किसके इक्वल होगा, जी मॉडुलस का स्क्वायर। तो यही तो हमने लिखा है। अगर इस पूरी चीज़ को मैं कैपिटल जी का नाम दे दूं तो कैपिटल जी का जो स्क्वायर होगा, कैपिटल जी के मोड का जो स्क्वायर होगा वो इक्वल होगा जी और जी बार। ठीक है, ये वाली चीज़ लिखी हुई है देखें अगर, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा, यानी कि देखें इस वाली पूरी चीज़ के मॉडुलस का स्क्वायर इक्वल होगा ये वाली पूरी चीज़ और इस पूरी चीज़ का कॉन्जुगेट। ठीक है, अब ये देखें जी1 प्लस जी2 मैंने वैसे का वैसे ही लिखा रहने दिया। अब ये इसके ऊपर हम पढ़ के आए थे, कौन सा, ये वाला पढ़ के आए थे कि अगर एडिशन हो या सब्ट्रैक्शन हो तो मॉडुलस अलग अप्लाई हो जाता है। तो इस जी1 का मॉडुलस अलग हो जाएगा, जी2 का मॉडुलस अलग हो जाएगा। अब मॉडुलस नहीं कॉन्जुगेट, ठीक है, जी1 का कॉन्जुगेट अलग हो जाएगा, जी2 का कॉन्जुगेट अलग हो जाएगा। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा जी1 जी कॉन्जुगेट, जी1 कॉन्जुगेट। इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा आ जाएगा जी1 जी2 कॉन्जुगेट। इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा जी2 जी1 कॉन्जुगेट और इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा आ जाएगा जी2 जी2 कॉन्जुगेट। ठीक है, अब हमें पता है जी कॉन्जुगेट किसके होता है, जी मॉडुलस का स्क्वायर। तो इसी तरह जी1 कॉन्जुगेट इक्वल हो जाएगा जी1 मॉडुलस का स्क्वायर और इसी तरह जी2 कॉन्जुगेट किसके इक्वल होगा, जी2 कॉन्जुगेट का। यानी कि ये वाली यहाँ पे दोबारा यूज़ की, यानी कि जी1 और मल्टीप्लाई बाय जी1 कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट किसके इक्वल हो जाएगा, जी1 मॉडुलस के स्क्वायर के। ठीक है, इसी तरह 2 वाला, तो ये यहाँ से ये वाली चीज़ लिख दी, यहाँ से ये वाली चीज़ लिख दी। ठीक है, और बाकी चीज़ें वैसे ही जी1 जी2 का बार और प्लस अब यहाँ पे देखें ये लिखा हुआ है जी2, ये वाली चीज़ लिखने लगा हूँ, ये वाली चीज़, ये वाली जी2 और जी1 बार लिखा हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे देखें इस जी2 वाले को मैं लिख सकता हूँ बार की बार, क्योंकि हमें पता है x प्लस एटा वाई की अगर मैं बार लूँ तो यहाँ पे माइनस आएगा, दोबारा बार लूँ तो दोबारा पॉजिटिव आ जाएगा, यानी कि दोबारा ये वही चीज़ बन जाएगी। तो इस वजह से मैंने जी2 को डबल बार लिख दिया। ठीक है, तो अब ये देखें ये एक बार तो दोनों पे है ना, 2 वाले पे एक एक्स्ट्रा है, तो ये एक एक्स्ट्रा है और इस पे दोनों है। तो ये वाली चीज़ मैंने इस तरह लिख दी, जी1 के ऊपर सिंगल बार और जी2 के ऊपर डबल बार आ गई। ठीक है, ये इसको मैंने इस तरह लिख दिया। अब ये लेफ्ट हैंड साइड जो कि हमारे पास चली आ रही थी ये इसकी जगह पे ये दोबारा वापस आ गया। ठीक है ना, ये इसकी जगह पे वापस आ गया और यहाँ पे देखें तो ये इसकी जगह पे वापस आ गया। ठीक है, ये इसकी जगह पे वापस आ गया। अब यहाँ पे देखें जी1 जी2 बार ये भी वैसे ही आ गया और जी1 जी2 बार ये भी हमारे पास वैसे ही आ गया। ठीक है, नेक्स्ट पेज था इसलिए हमने इसको वैसे ही लिखा था। अब ये देखें जी1 बार जी1 कॉन्जुगेट जी1 मॉडुलस इस होल का स्क्वायर, जी2 मॉडुलस इस होल का स्क्वायर, ये तो आ गया हमारे पास। अब हम पढ़ के आए हैं कि अगर हम पढ़ के आए हैं कि अगर जी1 हो हमारे पास और प्लस जी1 की बार हो। ठीक है, अगर जी1 हो और प्लस जी1 की बार हो तो ये हमारे पास हमने पढ़ा था बार है, तो इसमें यानी कि एटा वाई होगा और इसमें माइनस एटा वाई, वो कटे जाएंगे। यानी कि जो यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन किया था, मैंने करके भी दिखाया था, ये वाली चीज़ 2a1 आया था, यानी कि 2 टाइम्स रियल ऑफ जी आएगा, यानी कि इसका आंसर क्या आएगा 2 टाइम्स रियल ऑफ जी1। ठीक है, इसी तरह अगर आप देखें तो ये हमारे पास, यानी कि अगर मैं यहाँ से आपको बताऊँ तो ये देखें तो ये हमारे पास क्या है, ये जी1, ये हमारे पास जी1 और जी2 की बार है और प्लस आगे वाला क्या है जी1 और जी2 की बार है। ठीक है, यानी कि अगर मैं इस वाली चीज़ को जी का नाम दूं तो प्लस ये जी की बार है, तो किसके इक्वल होगा 2 टाइम्स रियल पार्ट ऑफ जी। ठीक है, यानी कि 2 टाइम्स रियल पार्ट ऑफ ये वाली जो चीज़ यूज़ हो रही है, ये आ गया हमारे पास। ये भी क्लियर, ये भी क्लियर, ये तीनों क्लियर हो गए। अब देखें कि अब यहाँ पे गौर करने वाली चीज़ है, देखें जी1 इसका स्क्वायर वैसे का वैसे ही आ गया, इसका स्क्वायर वाला वैसे का वैसे ही आ गया। अब देखें, अब मैं रियल वाले को इस तरह लिखने लगा हूँ, यानी कि अब देखें कि यहाँ पे देखें ये स्क्रॉल नहीं होता हमारे पास, नहीं, ये देखें जी और जी2 जो है जी1 जी2 की बार, यानी कि जी1 और जी2 बार जो है, ये देखें अगर हम पूरे जी की बात करें, यहाँ पे देख गौर से देखिएगा, अगर मैं पूरे जी की बात करूं तो पूरा जी किसके इक्वल होता है, x प्लस एटा वाई के इक्वल होता है। किसके इक्वल होता है, x प्लस एटा वाई के इक्वल होता है। अगर मैं z प्लस जी बार की बात करूं, किसकी, अगर मैं z प्लस जी बार की बात करूं तो ये किसके इक्वल आएगा, 2 टाइम्स x आ जाएगा, 2 टाइम्स x आ जाएगा, 2 टाइम्स x आ जाएगा। ठीक है, अब देखें अगर मैं जी मोड की बात करूं, जी मोड की बात करूं, किसकी, जी मोड की बात करूं तो ये हमारे पास किसके इक्वल आएगा, x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट। ठीक है, x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर रूट और इसका स्क्वायर।
अब दो गुना चीज़ कम होती, यानी कि 2x जो है चीज़ ये हमारे पास छोटी होती है। 2x वाली जो चीज़ है ना, यानी कि ये 2x है, ये छोटी होगी और ये ऑफ कोर्स बड़ी होगी, क्योंकि x की कोई एक वैल्यू ले लेना, फर्ज किया मैंने 5 ले लिया, तो x की वैल्यू अगर मैंने 5 ले लिया तो इस ऊपर वाले का आंसर तो 10 आएगा, लेकिन अगर मैं नीचे वैल्यू ले लूँ 5 तो 5 बार 25 आएगा, 25 और प्लस इसमें y की भी वैल्यू ऐड होगी, फिर उसका स्क्वायर, तो ये वाली चीज़ जो है वो ग्रेटर देन है इससे। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया कि ये वाली चीज़ अगर मैं इसकी जगह पे ये वाला चीज़ लिख दूँ, यानी कि इस पूरे को z समझिए ना आप, तो अगर 2 टाइम्स रियल पार्ट ऑफ z है तो ये हमारे पास 2 टाइम्स ऑफ z का कंजुगेट का मॉडुलस आ जाएगा, तो ये वाली चीज़ बड़ी होगी, यानी कि ये वाली चीज़ ग्रेटर देन है इससे। अगर ये वाली चीज़ इससे ग्रेटर देन है तो फिर ये पूरी चीज़ इस ऊपर वाली से ग्रेटर देन होगी। अगर पूरी चीज़ इस वाले से ग्रेटर देन है तो मैंने इक्वल टू का साइन लगा के लिख दिया ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये मैंने इस तरह इसको लिख दिया, मैं रेज करता हूँ ताकि आप लोग को अच्छे से समझ आ सके, ठीक है। अब ये हमारे पास ये प्रॉपर्टी पड़ी है कि अगर मल्टीप्लाई हो रहे हों तो इनका मॉडुलस जो है वो लैदा हो जाता है, इसका मॉडुलस लैदा हो गया, इसका मॉडुलस हमारे पास लैदा हो गया, ठीक है। अब देखें कि ये हमारे पास z1 मोड का स्क्वायर और प्लस 2z1 आ गया प्लस। अब देखें हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था कि आप z का मोड ले लें या माइनस z का ले लें या z बार का ले लें या माइनस z बार का, आंसर सेम आता है। तो ये यहाँ पे क्या लिखा हुआ है z बार का मोड, z2 बार का मोड, तो बार वाले का और सिंपल वाले का सेम होता है, तो मैं इसको सिंपल लिख दिया और प्लस z2। और अगर आप देखें तो ये हमारे पास फार्मूला बन गया ना, कौन सा, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, तो ये हमारे पास फार्मूला क्लोज होकर बन गया z1 मोड और प्लस z2 मोड होल का स्क्वायर। तो इस तरफ लेफ्ट हैंड साइड पे भी स्क्वायर था, राइट हैंड साइड पे भी स्क्वायर था, दोनों तरफ हमने स्क्वायर रूट लिया, नेगेटिव वैल्यू तो आ नहीं सकती, तो पॉजिटिव वाली आ जाएगी z1 प्लस z2 लेस देन इक्वल टू z1 प्लस z2। और ये हमारे पास ट्रायंगल इनइक्वालिटी है, ठीक है, ये हमारे पास ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी है। तो ये हमारे पास आ गया ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी। अब देखें इसकी 3 प्रॉपर्टीज़ हैं, ये आप याद रखें। ये कि z1 प्लस z2 इज कॉल्ड द अपर बाउंड ऑफ z1 प्लस z2, ये जो z1 मोड प्लस z2 मोड है इसको अपर बाउंड कहा जाता है इसका, ठीक है ना, इसकी अपर बाउंड है। ये देखें ना, इससे ग्रेटर देन ये वाली चीज़ है ना, तो इसकी अपर बाउंड कौन सी है, ये वाली। इफ़ वी हैव n कम्प्लेक्स नंबर, कहता है कि अगर हमारे पास n कम्प्लेक्स नंबर है, यानी कि ये तो 2 है ना z1 प्लस z2, अगर 3 होते z1 प्लस z2 प्लस z3, अगर 4 होते z1 प्लस z2 प्लस z3 प्लस z4, इसी तरह अगर सोन n तक होते तो इनको फिर हमने इस तरह लिखना था, यानी कि सभी को अलग-अलग लिखना था। ये हमारे पास सेकंड आ गई हमारे पास, ठीक है। थर्ड प्रॉपर्टी की बात करें तो अगर कंप्लीट इनइक्वालिटी की बात करें तो कंप्लीट इनइक्वालिटी ये होती है कि z1 प्लस z2 होल का मोड जो होता है वो लेस देन इक्वल टू होता है z1 प्लस z2, और इस चीज़ को हम ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी कहते हैं, ठीक है। लेकिन ये दरमियान वाली चीज़ जो है ये ग्रेटर देन इक्वल होती है z1 का मोड माइनस z2 का मोड, ठीक हो गया। अब ये चीज़ नेगेटिव भी आ सकती है, इस वजह से हमने ये इसके गिर्द अलग मोड लगाया है, ठीक है, ताकि ये पॉजिटिव रहे। अब इस वाली चीज़ को कहते हैं अपर बाउंड, ठीक है ना, ये z1 मोड प्लस z2 मोड वाले को कहते हैं अपर बाउंड, और इस वाली चीज़ को हम कहते हैं लोअर बाउंड ऑफ z1 प्लस z2। यानी कि अगर मैं आपको बताऊं यहाँ पे, तो इस चीज़ की अपर बाउंड ये वाली है और इस चीज़ की लोअर बाउंड ये वाली है। लोअर पार्ट बाउंड इज नॉट द पार्ट ऑफ द ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी, ये वाली चीज़ ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी का हिस्सा नहीं है। कौन सा हिस्सा है, ये हमारे पास ये वाला हिस्सा है, ये वाली ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी है, ठीक हो गया। तो उम्मीद करता हूँ कि आज के लेक्चर की यानी कि इस कम्प्लेक्स एनालिसिस की भी समझ आई होगी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट डीजी पे, यानी कि अब हम बात करेंगे डीजी यानी कि डिफरेंशियल ज्योमेट्री। तो इसमें हम ट्रांसफॉर्म से स्टार्ट करेंगे। लीनियर ट्रांसफॉर्म है v से लेके v तक इज अ लीनियर ट्रांसफॉर्म, ठीक है। रियल नंबर लैम्डा जो है उसको हम आइगन वैल्यू ऑफ t कहते हैं, ठीक है। जो हमारे पास लैम्डा है ना, लैम्डा, उसको हम आइगन वैल्यू ऑफ t कहा करेंगे। और अगर अल्हम्दुलिल्लाह अगर टी वी इज इक्वल टू लैम्डा वी है तो v बिलोंग करता है वेक्टर स्पेस में से, v को फिर हम क्या कहेंगे, आइगन वेक्टर ऑफ v, ठीक है। लैम्डा को अगर हमने ऑब्टेन करना हो तो लैम्डा किस तरह हम हासिल करेंगे, टी आई जे माइनस लैम्डा पार्शल आई जे, ठीक है ना। इसको जब हम करेंगे इसकी मैग्नीट्यूड लेंगे यानी कि इसका मोड लेंगे, इक्वल टू 0 पुट करेंगे, जो वैल्यूज़ हमारे पास आएगी वो लैम्डा की वैल्यूज़ होंगी, उसको हम आइगन वैल्यूज़ कहेंगे। और आइगन वेक्टर के लिए हम ये वाली चीज़ करेंगे, ठीक है ना। वेक्टर करेंगे तो हमारे पास जब वेक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास एट द एंड एक आंसर क्या आएगा, वेक्टर आएगा, वेक्टर आएगा ना। तो इस वजह से 0 वेक्टर लिखा हुआ है, उसको 0 वेक्टर के इक्वल पुट करेंगे, जो वैल्यूज़ हमारे पास वेक्टर के आएंगे वो हमारे पास आइगन वेक्टर होगा। तो एक एग्जाम्पल से समझते हैं। ये हमें एक
एक मैट्रिक्स दिया गया है टी आई जे, ठीक है। तो ये हमारे पास टी आई जे, अगर मैं इसकी बात करूं तो ये हमारे पास इक्वल होता है, यानी कि इसकी अगर मैं बात करूं तो ये इक्वल होगा 1001, ठीक है। तो जब इसके साथ लैम्डा मल्टीप्लाई करूंगा ये बन जाएगा, यानी कि जब इसके साथ लैम्डा मल्टीप्लाई कर दिया है तो यहाँ भी लैम्डा आ जाएगा, यहाँ भी लैम्डा आ जाएगा। अब इस मैट्रिक्स से इसको माइनस करूंगा तो आ जाएगा 3 माइनस लैम्डा, तो ये देखें 4 माइनस 0 तो 4 आ जाएगा, 4 माइनस 0 तो 4 आ जाएगा, और -3 माइनस लैम्डा तो ये -3 माइनस लैम्डा आ जाएगा। अब इसको हमने मैट्रिक्स फॉर्म में नहीं लेना बल्कि इसका डिटर्मिनेंट लेना है, तो ये मैंने डिटर्मिनेंट के लिए यहाँ पे बाहर लगा दिया है और इसको हम 0 के इक्वल पुट कर देंगे। इसको अब हम एवेल्युएट करेंगे तो ये देखें ये आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे माइनस इसको इससे, ठीक है, जिस तरह डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। तो इसको इससे मल्टीप्लाई किया, -4 4 बार 16 इक्वल टू 0 आ गया। यहाँ से देखें तो माइनस साइन अगर मैं, ये हमारे पास क्या बनता है a माइनस बी, और ये हमारे पास बनता है -a प्लस बी, यानी कि ये हमारे पास फार्मूला बन गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारे पास अगर मैं बात करूँ यहाँ पर तो ये हमारे पास बन जाएगा 3 का स्क्वायर और प्लस माइनस लैम्डा का स्क्वायर। देखें ये हमारे पास बन गया a का स्क्वायर और माइनस बी का स्क्वायर बन गया, ठीक है। इसी तरह आएगा जिस तरह मर्जी आप मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं, और ये आ जाएगा -16, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा -9 प्लस लैम्डा स्क्वायर -16, तो -16 और -9 -25 हो जाएगा, और -25 उधर जाकर +25 हो जाएगा, तो लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी +-5। तो लैम्डा की दो वैल्यूज आ गई, एक +5 एक -5, ठीक है। तो ये हमारे पास कौन सी है, आइगन वैल्यूज है। अब हम क्या फाइंड करेंगे, आइगन वैल्यूज हमारे पास आ गए। अब हम आइगन वेक्टर चेक करेंगे, तो आइगन वेक्टर के लिए ये वाले मैट्रिक्स फॉर्म को v के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये देखें कि ये हमारे पास इसकी जो मैट्रिक्स फॉर्म आई थी, जो मैंने यहाँ पे लिख के भी दिखाई थी, ठीक है, तो वो हमारे पास ये मैट्रिक्स फॉर्म आ गई, ठीक है। और इसको हम ये वेक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे और ये हमारे पास यहाँ पे 0 0 वेक्टर आ जाएगा, 0 वेक्टर, ठीक है। मल्टीप्लाई करेंगे तो देखें पहले यहाँ पे ना दो पार्ट्स बना लिए, एक लैम्डा की वैल्यू मैं यहाँ पे +5 पुट करूंगा, यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू -5 पुट करूंगा। +5 पुट किया, लैम्डा की जगह 5 आ गया, इसकी जगह 5 आ गया, तो ये 3 - 5 -2, 4 का 4 4 का 4 3 और माइनस ये -3 था, देखे ना -3 और -5 -8 हो जाएगा x y, और ये 0 0 आ जाएगा। अब इनको हम सोल्व करेंगे कैसे, इसको इससे मल्टीप्लाई किया -2x और +4y, ठीक है, जिस तरह हम मल्टीप्लाई करते हैं ना, और ये हमारे पास 4x - 8y आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास दो बन गया, एक ये बन गई -2x + 4y = 0, और एक बन गई 4x - 8y = 0। अब इसको 2 पे डिवाइड किया तो ये बन गया 2x - 4y = 0। अब इसको हमने यहाँ पे लिख दिया, दोनों को ऐड किया, ये इससे कैंसिल हो गए, ये इससे कैंसिल हो गए, 0 = 0 आ गया, ठीक है। तो हमारे पास इन्फिनिट मैनी सोल्यूशन आते हैं। कितने इन्फिनिट मैनी सोल्यूशन आते हैं, तो हम अपनी मर्जी से x की कोई एक वैल्यू रख लेते हैं। तो x की वैल्यू हमने 1 रख ली, आप कोई भी रख सकते हैं, ठीक है। 1 रखी तो इससे y की वैल्यू 1/2 आ गई, तो x की वैल्यू 1 पे y की वैल्यू 1/2 आ गई। तो ये हमारे पास वेक्टर आ गया कौन सा, 1 और 1/2, ठीक है। ये वाला वेक्टर जो था इसको हमने आइगन वेक्टर कहना था। ये देखे ना, यहाँ पे ऊपर एक्सप्लेन भी किया है कि जो साथ v लिखा होगा, ठीक है, आइगन वेक्टर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, यहाँ से ऑब्टेन किया जाएगा, और v को हम आइगन वेक्टर कहते हैं, ठीक है। तो ये जो हमारे पास v आया एट द एंड 1 1,2, ये 1 और 1/2 ये हमारे पास आइगन वेक्टर होगा। जब दूसरी वैल्यू हम पुट करेंगे -5, तो -5 पुट किया, इसको वैल्यूएट किया, इसको सोल्व किया, तो ये यहाँ पे भी हमारे पास 0 = 0 बन रहा है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है इन्फिनिट मैनी सोल्यूशंस निकलते हैं। इन्फिनिट, अब देखें ना इन्फिनिट मैनी सोल्यूशंस कैसे, यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ। अगर इस वेक्टर की बात करें ना -2x + 4y, तो कोई भी आप एक वेक्टर इसका ड्रा कर लें, यानी कि फर्ज किया मैं इस तरह कोई ड्रा कर लेता हूं, ठीक है ना। ये वेक्टर ये हमारा बन गया। अब ये वेक्टर क्या है, ये 2 टाइम्स ये है, यानी कि 2 इससे कॉमन ले लेना तो दोबारा 2x - 8y बन जाएगा ना। और अगर आप यहाँ से -n भी कॉमन ले लें तो फिर ये माइनस ये प्लस बन जाएगा, ठीक है। तो यानी कि ये -2 टाइम है, यानी कि दूसरा वेक्टर हमारे पास इस तरह आएगा। तो अगर इनके सोल्यूशन की बात करें तो ये देखें कितने ज़्यादा इसके सोल्यूशंस आ रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए इन्फिनिट सोल्यूशंस इसके निकलते हैं जितने इस लाइन पे पॉइंट्स हैं। तो इस वजह से ये कोई एक आप वैल्यू तस्वर कर लें। इसी तरह यहाँ भी इन्फिनिट सोल्यूशंस निकलेंगे, कोई एक वैल्यू आप यहाँ पे तस्वर कर लें। मैंने -1/2 की थी, तो ये हमारे पास दूसरा वेक्टर आ जाएगा, एक -1/2 और 1 ये एक वेक्टर आ गया और एक ये वाला वेक्टर आ गया। तो इस तरह हम, ये हमारे पास आइगन वैल्यूज आ गई थी, ये हमारे पास आइगन वेक्टर्स आ गए थे, ठीक है। इस तरह हम इसको फाइंड करते हैं। अब ये वाली चीज़ हम ना दूसरे नोट से करते हैं, ठीक है, यहाँ से। तो ये देखें, यहाँ से हम बात करते हैं, देखें ओरिएंटेशन ऑफ बेसिस, बेसिस की ओरिएंटेशन
ठीक है, 1 मिनट। ओरिएंटेशन ऑफ बेसिस, बेसिस की जो है ओरिएंटेशन अगर हमने चेक करनी हो तो ये अगर हमारे पास एक सेट u1 u2 u3 है, एक सेट में हमारे पास v1 v2 सो ऑन vn है, ठीक है। बी इसको ऑर्डर बेसिस ऑफ अ वेक्टर स्पेस रिलेटेड बाय, एक वेक्टर स्पेस की ऑर्डर बेसिस हैं जो कि इससे रिलेट करती हैं, ठीक है। अगर ए आई जे इसका मोड जो है वो ग्रेटर देन 0 आया तो ये हमारे पास ऑपोजिट ओरिएंटेशन होगी, सेम ओरिएंटेशन ऑफ ऑपोजिट। हाँ, अगर ग्रेटर देन 0 आया तो ये हमारे पास सेम ओरिएंटेशन को शो करेगी, और अगर लेस देन आएगा, ये लेस देन नजर नहीं आ रहा, मैं यहाँ से दिखा देता हूँ, ये देखें कि ऑर्डर्ड बेसिस गिव सेम ओरिएंटेशन, ये सेम ओरिएंटेशन देगी अगर ए आई जे इसका जो डिटर्मिनेंट है वो ग्रेटर देन 0 आया, और ये ऑपोजिट ओरिएंटेशन देगी अगर ए आई जे है वो लेस देन 0 के आया, ठीक है। तो ये हमारे पास u1 u2 u3 का सेट है, और ये हमारे पास v1 v2 v3 का सेट है, ठीक है। तो इनका अगर हमने v1 लिखना है तो v1 लिखने के लिए देखें 1,0,0, ये देखें ये हमारे पास आ गया v1, और ये आ गया v2, और ये आ गया v3, तो ये आ गया v1, ये आ गया v2, और ये आ गया v3, ठीक है। और ये आ गया हमारे पास u1, और ये आ गया u2, और ये आ गया u3। अब इस चीज़ को हम इसमें लिखने लगे हैं, तो देखें v1 इक्वल टू 1,0,0, अब ये देखें a11 आ जाएगा और ये आ जाएगा 10,0, यानी कि यहाँ पे देखें ना, यहाँ से समझ आएगी। इस फार्मूला के अकॉर्डिंग ये हमने लिखा है, ये 11 a21 a31 आ जाएगा, a11 a21 a31। इसी तरह यहाँ पे a12 a22 a32 आ जाएगा, और इसी तरह यहाँ पे a12 a22 a23 आ जाएगा। ये हमारे पास पहले कॉलम को रिप्रेजेंट करेगा, ये हमारे पास दूसरे कॉलम को रिप्रेजेंट करेगा, ये हमारे पास तीसरे कॉलम को रिप्रेजेंट करेगा। तो अगर हम देखें तो ये हमारे पास 1,1,1,0 आ जाएगा, तो ये 1,1,0 आ गया है। दूसरा हमारे पास 2,1,3 आ जाएगा, तो ये हमारे पास ये देखो 2,1,3 आ गया, ये 2,1,3 आ गया, और ये हमारे पास 10-1 आ गया, ये 10-1 आ गया। ये कैसे आया, हमने यहाँ पे वैल्यूज पुट की है तो इस वजह से आया है। a11 a12 a13, ठीक है, a21 a22 और a23 और a31 a32 और a33। जब हमने इसमें वैल्यूज पुट की है तो ये वाली चीज़ उस वक्त निकल के आई है, ठीक है। अब ये देखें कि ये टू द पॉइंट सेम चीज़ें ही आ गई। क्यों आई? क्योंकि यहाँ पे स्टैंडर्ड बेसिस हम लेके चले थे 1,0,0,0,1,0 और 0,0,1। अगर इसके अलावा कोई बेसिस लेके चलते तो फिर यहाँ पे चेंजिंग वैल्यू आनी थी, ठीक है। हम ऐसे लेके जा रहे हैं, ये तो आसान है ना। देखें पहले वाले को पहले से मल्टीप्लाई करें 1, बाकी 0,0 हो जाएंगे। तो अगर इसकी जगह पे कोई और वेक्टर्स होते तो फिर डिफरेंट आनी थी। तो हमने कोई आसान सी एग्जांपल ली है, ठीक है। तो इस वजह से ये दोबारा वही आ रहे हैं, क्योंकि आइडेंटिटी है ना, आइडेंटिटी को किसी भी मल्टीप्लाई करें दोबारा वही आ जाता है। तो ये हमारे पास आ गई है। अगर आप इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे तो इसका डिटर्मिनेंट ग्रेटर देन 0 आएगा। ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या है? ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या है? ऑर्डर्ड बेसिस गिव सेम ओरिएंटेशन। तो इसकी हमारे पास सेम ओरिएंटेशन आएगी, ठीक है। ऑर्डर्ड बेसिस यानी कि डिमेंशन इनकी दोनों की डिमेंशन 3 है। ये दोनों लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे और दोनों जो है वो स्पैन कर रहे हैं R3 को। दोनों हमारे पास बेसिस है और डिमेंशन 3 है, ठीक है। तो अब ये इनकी सेम ओरिएंटेशन होगी अगर मोड जो है वो ग्रेटर देन 0 आया, और इनकी अपोजिट ओरिएंटेशन होगी अगर लेस देन 0 आया। सिंपल बताता हूँ। एक स्पैनिंग सेट लें, दूसरा स्पैनिंग सेट लें। पहले स्पैनिंग सेट को आप लीनियरली इंडिपेंडेंट और दूसरे को लीनियरली इंडिपेंडेंट साबित कर दें। पहला स्पैनिंग सेट भी है, लीनियरली इंडिपेंडेंट भी है, एक बेस हो गई। दूसरा स्पैनिंग सेट भी है, लीनियरली इंडिपेंडेंट है, दूसरी बेस हो गई। दोनों की डिमेंशन सेम है, तो ऑर्डर्ड बेसिस इन दोनों की सेम ओरिएंटेशन होगी अगर इनकी आप वेक्टर फॉर्म बनाएं, उसका डिटर्मिनेंट लें 0 से ग्रेटर देन हो। ऑपोजिट ओरिएंटेशन होगी अगर आप मैट्रिक्स फॉर्म बनाए, उसका मोड लें 0 से छोटा हो। तो ये हमने एक बना के देखी। हमने एक वेक्टर, एक हमने सेट ये वाला ले लिया आसानी के लिए अपनी, ताकि आप कोई और भी ले सकते हैं ना, लेकिन वो क्या हो, स्पैनिंग यानी कि वो बेसिस हो और उसकी डिमेंशन भी 3 हो, ठीक है। तो ये हमारे पास, फिर आप उनको रिलेट करके देख लीजिएगा। मैंने यहाँ पे एक सिंपल एग्जांपल ली थी, तो ये हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। सेम ओरिएंटेशन आएगी। अब इसके बाद अगर हम देखें तो ये हमारे पास आ जाएगा x इक्वल टू x0 प्लस लैम्डा टी, y0 प्लस म्यू टी और z इक्वल टू, ये पैरामीट्रिक इक्वेशन आ गई है, ठीक है। तो इसकी मदद से हम ये वाली चीज़ भी फॉर्म बना सकते हैं, ठीक है। कैसे बना सकते हैं ये देखें। ये इस वाली चीज़ को ज़्यादा इसके इक्वल रखें ना, यहाँ से देखें अगर
तो ये होता है एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जी के इज इक्वल टू, ये हमारे पास आ जाएगा एक्स नाट आई प्लस वाई नाट जे प्लस जी नाट के प्लस टी मल्टीप्लाई बाई ये वाली चीज़। ठीक है, तो यहाँ से एक्स आई वाले कंपोनेंट शेयर करें तो ये एक्स नाट प्लस आई के साथ ये वाला आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह जे वाला के वाला, और यहाँ से अगर आप टी की वैल्यू निकालें तो टी की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, ये आ जाएगी एक्स माइनस ये एक्स नाट उधर जाके माइनस हो जाएगा एक्स नाट, और ये लैम्डा इधर मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो ये इसके इक्वल आ गया। यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से ये वाली चीज़ आ जाएगी टी के इक्वल, यहाँ से तीसरे वाले से ये वाली टी के इक्वल आ जाएगी, तो ये तीनों टी के इक्वल आ जाएंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट अब हम चलते हैं टोपोलॉजी पे। अब हमारे पास आ जाती है टोपोलॉजिकल स्पेस। इसकी बात करते हैं। लेट एक्स बी अ नॉन एम्प्टी सेट, कोई भी हमने एक एक्स लिया है जो कि नॉन एम्प्टी सेट है, एक्स जो है वो नॉन एम्प्टी ना हो। ठीक है, एक्स एक नॉन एम्प्टी सेट है। अ टोपोलॉजी टाउ ऑन एक्स इज अ कलेक्शन ऑफ सबसेट्स ऑफ एक्स। अब ये जो एक्स हमने एक नॉन एम्प्टी सेट लिया है, एक्स हमने एक नॉन एम्प्टी सेट लिया है, इस नॉन एम्प्टी सेट के जो सबसेट होंगे ना, उनकी कलेक्शन को हम टोपोलॉजी टाउ कहेंगे अगर वो इन कंडीशन को सेटिस्फाई करती है। देखें ये एक्स है ना, ये एक नॉन एम्प्टी सेट है। क्या है, नॉन एम्प्टी सेट। अब इनके जो भी सबसेट आएंगे ना, जो भी इसके सबसेट आएंगे, फ़र्ज़ किया है, मैं एग्जांपल लिख देता हूँ, यानी कि देखें एक्स सेट में ले लेता हूँ 1, 2, 3। तो एक्स के अगर मैं सबसेट की बात करूँ, सबसेट, ठीक है ना, सबसेट नंबर ऑफ सबसेट्स कितने इसके बनेंगे, तो 8 बनेंगे इसके नंबर ऑफ सबसेट। कैसे बनेंगे 8, एक खाली सेट, 3 सिंगलटन बन जाएंगे, 1, 2, 3, 3 ये बन गए, टोटल 4 हो गए, एक 1, 2, एक 2, 3, एक 1, 3, 7 हो गए, और एक 8, 1, 2, 3। ठीक है, 8 सबसेट बनेंगे। अब उन सारे सबसेट को नहीं, किसी तरह के सबसेट को अगर हम एक सेट में बंद कर देते हैं और वो सेट इन कंडीशंस को फुलफिल करता है, तो फिर हम कहेंगे कि वो सेट क्या है, टोपोलॉजिकल स्पेस है। पहली कंडीशन ये है कि उसमें पूरा सेट एक्स आता हो और खाली सेट जो है वो भी बिलोंग करे टाउ से, यानी कि इसके जो 8 सबसेट होते हैं ना, उस 8 सबसेट में से एक खाली सेट होता है, एक 1 होता है, एक 2 होता है, ठीक है, एक 3 आ जाएगा, एक 3 आ जाएगा। यहाँ पे मैं सारे बना के दिखाता हूँ। एक हमारे पास 1, 2 आ जाएगा, एक 1, 2 अगर इसकी बात करें 1, 2, एक 1, 3 आ जाएगा, एक 1, 3 आ जाएगा, और एक 2, 3 आ जाएगा, एक 2, 3 आ जाएगा, और एक 1, 2, 3 आ जाएगा, एक 1, 2 और 3 आ जाएगा। अब टोपोलॉजी के लिए पहली कंडीशन क्या है, पहली कंडीशन ये है कि इन सारे सबसेट में से एक ये वाला सबसेट और एक ये वाला सबसेट, इसको पूरा एक्स भी कहते हैं, ये लाजमी होने चाहिए। यानी कि जो हमने सबसेट की कलेक्शन बनानी है ना, जिसको हमने साबित करना है कि ये टोपोलॉजी है, ठीक है, उसमें ये 2 चीजें लाजमी होनी चाहिए। ठीक है, पहली कंडीशन फुलफिल। दूसरा वो कहता है फाइनाइट इंटरसेक्शन हो, कितने हो, फाइनाइट इंटरसेक्शन हो। और तीसरा ये है आर्बिट्रेरी यूनियन ऑफ सेट हो। ठीक है, आर्बिट्रेरी यूनियन ऑफ सेट जो है वो उसी यानी कि जो हमने कलेक्शन बनाई है उसी में से बिलोंग करते हैं। एग्जांपल से समझते हैं। देखें 1, 2, 3 है ना, क्या है, 1, 2, 3 है, 1, 2, 3। सबसे पहले देखें तो 1, 2, 3 के हमने सारे सबसेट बनाए, इसमें ये भी बिलोंग कर रहा है, यानी कि इसमें मैं कलर चेंज करके बताता हूँ, इसमें ये वाली चीज़ भी बिलोंग कर रही है, और ये वाली और ये एक्स भी बिलोंग कर रहा है। ठीक है ना। अब इसके अलावा देखता हूँ क्या है, 1 है और 1, 2 है। अब हमने चेक करना है, तो सबसे पहले फाइनाइट इंटरसेक्शन की बात करता हूँ, इंटरसेक्शन की बात करता हूँ। तो अगर इन दोनों का मैं इंटरसेक्शन लूँ, पहले सभी का इंटरसेक्शन हमने लेना है, इन दोनों का इंटरसेक्शन लूँ, खाली सेट और एक्स का, तो खाली सेट और एक्स का इंटरसेक्शन दोबारा खाली सेट आएगा, तो खाली सेट इसमें ही मौजूद है। ठीक है, फिर इन दोनों का मैं सबसे लूँगा इंटरसेक्शन, ठीक है, इन दोनों का खाली सेट का किसी से भी इंटरसेक्शन लो, दोबारा खाली सेट आएगा, खाली सेट का इससे लूँ, खाली सेट ही आएगा, दोबारा इसमें मौजूद है। ठीक है, अब मैं एक्स वाले को लेके चलता हूँ, किसको, अब मैं एक्स वाले लोग को चलता हूँ, एक्स वाले को। अब एक्स को इसका लूँ, तो एक्स हमारे पास पूरा सेट है 1, 2, 3, 1, 2, 3 और 1, इन दोनों का जो इंटरसेक्शन है वो ये छोटा सेट ये वाला आएगा, ये दोबारा इसमें मौजूद है। ठीक है, अब एक्स और इसका लेता हूँ, तो ये छोटा सेट है, ये दोबारा इसमें मौजूद है। ठीक है, इसी तरह इन दोनों का लूँगा, तो इसमें से ये वाला आएगा इंटरसेक्शन, ये इसमें मौजूद है। ठीक है, यानी कि सेकंड कंडीशन जो है वो फुलफिल हो गई। अब आर्बिट्रेरी यूनियन की बात करें, तो इन दोनों का यूनियन ले तो बड़ा सेट आएगा, बड़ा सेट मौजूद है। इन दोनों का यूनियन ले तो 1 आएगा, 1 एलिमेंट यही 1 वाला सेट आएगा, हाँ जी ये भी मौजूद है। इन दोनों का यूनियन ये वाला आएगा, यहाँ पे मौजूद है, और इन दोनों का यूनियन ये वाला आएगा, यहाँ पे मौजूद है, और इन दोनों का यूनियन
इन दोनों का यूनियन ये बड़ा सेट आएगा, ठीक है, यहाँ पे मौजूद है, ठीक है। इन दोनों का यूनियन जो है वो ये वाला आएगा, यहाँ पे मौजूद है, ठीक है। तो सारे हमने देख लिए, यूनियन भी है, इंटरसेक्शन भी है और ये भी है, तीनों कंडीशन फुलफिल हो रही है। तो मैं कहूँगा टाउ इज आर टोपोलॉजी ऑन एक्स, टाउ जो है वो एक्स पे टोपोलॉजी है, ठीक है। और इसको हम इस तरह ज़ाहिर करेंगे कि एक्स, इसको टाउ वन का नाम दे दिया ना, टाउ वन, तो मैं कहूँगा कि एक्स टाउ वन इज अ टोपोलॉजिकल स्पेस, ठीक है ना। इसको इस तरह अलजेब्रा स्ट्रक्चर यानी कि इस तरीके से लिखते हैं, ये हमारे पास क्या हो गई, एक टोपोलॉजिकल स्पेस हो गई। अब इसी तरह अब हम एक और ले लेते हैं, अगर मैं एक और कलेक्शन ले लिया, ये वाली कलेक्शन, अब मैं इसको चेक करना चाहता हूँ ये है कि नहीं, ठीक है। तो ये एक ऐसा ही मैंने कलेक्शन लिया जिसमें सिर्फ और सिर्फ दो ही सबसेट है, एक खाली सेट और एक वो अपना आप फुल, ठीक है। यानी कि अब मैंने पहले तो मैंने कौन सी ली थी, पहले मैंने वो वाला सेट लिया था टाउ वन, यानी कि जिसमें ये वाली चीज़ थी, ये वाली चीज़ थी, ये वाली चीज़ थी और ये वाली चीज़ थी और ये वाली, यानी कि पहला मैंने जो टाउ वन लिया था उसमें 4 को मैंने उठाया था। अब मैं टाउ टू ले रहा हूँ, उसमें सिर्फ और सिर्फ 2 ले रहा हूँ, ठीक है। तो अब देखें कि दोनों एलिमेंट मौजूद है, पहली कंडीशन दुरुस्त, दूसरी कंडीशन इंटरसेक्शन होना चाहिए, दोनों का इंटरसेक्शन ले, खाली सेट आता है, इसी में मौजूद है। तीसरी कंडीशन क्या है, तीसरी कंडीशन हमारे पास होती है आर्बिट्रेरी यूनियन, इनका यूनियन ले तो बड़ा सेट आएगा वो इसमें मौजूद है। तो मैं कहूँगा कि एक्स टाउ टू इज ए टोपोलॉजिकल स्पेस, ये भी एक टोपोलॉजिकल स्पेस होगा क्योंकि तीनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। तो इसको मैं एक स्पेशल नाम दूंगा, क्या, ट्रिवियल टोपोलॉजी, ठीक है, क्योंकि खाली सेट तो अपना आप हर एक में होता है ना, ये हमारे पास कौन सी ट्रिवियल टोपोलॉजी बनेगी। इसी तरह अगर मैं एक ले लूँ खाली सेट और वन, क्या, खाली सेट और वन, इसमें अगर देखें तो एक्स नहीं आ रहा तो पहली कंडीशन ही फुलफिल नहीं है, तो ये हमारे पास एक टोपोलॉजिकल स्पेस नहीं होगी। इसी तरह एंड पे मैंने टाउ 4 लिया है, टाउ 4, तो टाउ 4 हमारे पास है कि नहीं, खाली सेट भी है, ठीक है, ये भी हमारे पास है, एक्स भी है, ठीक है। इन दोनों का अगर मैं अब दूसरी कंडीशन पे जाता हूँ, इन दोनों का अगर मैं इंटरसेक्शन लूँगा तो इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या आएगा, खाली सेट है, इनका भी खाली सेट है, इसका भी इंटरसेक्शन खाली सेट है, ठीक है। अब इंटरसेक्शन में किसका लूँगा, अब मैं इन दोनों का इंटरसेक्शन लूंगा, इन दोनों का इंटरसेक्शन खाली सेट होता है, मौजूद है। इन दोनों का इंटरसेक्शन लूंगा, 1 वो भी मौजूद है, इन दोनों का इंटरसेक्शन 2 वो भी यहाँ पे मौजूद है, सारे यानी कि इंटरसेक्शन वाली कंडीशन फुलफिल हो गई। लेकिन अगर मैं यूनियन वाले की बात करूँ तो अगर मैं इन दोनों का यूनियन लूँ 1 का और 2 वाले का, तो हमारे पास एक सेट आएगा जिसमें 1, 2 होंगे, लेकिन ये वाली यूनियन वाले दोबारा यहाँ पे मौजूद नहीं है, यानी कि तीसरी कंडीशन फुलफिल नहीं हुई, इस वजह से ये नॉट टोपोलॉजिकल स्पेस हो गई, ठीक है। एट द एंड लिखा हुआ है द एलिमेंट्स ऑफ अ टोपोलॉजी इज कॉल्ड ओपन सेट, जो एलिमेंट होते हैं टोपोलॉजी के, यानी कि जो सबसेट हम जिनको कहा था कि सबसेट की कलेक्शन, वो हमारे पास ओपन सेट कहलाते हैं, ठीक है। तो अगर मैं आपको बात एक और यहाँ पे एक स्पेशल रिजल्ट है, वो अगर मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा लिख के बताऊँ कि अगर मैं ये सारे सेट एक टोपोलॉजी में रख देता, ठीक है ना, ये सारे सबसेट रख देता, ये सारे सबसेट अगर मैं एक टाउ में रख देता, ये फर्ज किया मैंने टाउ 5 की बात की है, टाउ 5, ठीक है, वो अगर ये मैं सारी कलेक्शन ले लूँ तो क्या ये भी हमारे पास एक टोपोलॉजी होगी, हाँ जी लाजमी होगी। इन सभी का इंटरसेक्शन भी इसी में है, इन सब का यूनियन भी इसी में है, खाली सेट और एक्स सेट भी इसी में है, तो इसको भी हम क्या कहते हैं, एक टोपोलॉजिकल स्पेस कहते हैं, यानी कि टाउ 5 इज अ टोपोलॉजिकल स्पेस ऑन एक्स, ठीक है। तो टाउ 5 क्या है, ये हमारे पास पावर सेट है, पावर सेट क्या होता है, तमाम सबसेट्स वाला सेट, तो पावर सेट ऑफ एक्स जो है ये एक्स पर ये भी एक टोपोलॉजी होता है, ठीक है। और ये हमने देखा था कि अगर हम खाली सेट और एक्स को रख दें तो ये एक हमारे पास ट्रिवियल टोपोलॉजी थी, अब जिसमें हम पावर सेट तमाम सबसेट को रखेंगे ये हमारे पास डिस्क्रीट टोपोलॉजी होगी, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि टोपोलॉजी की समझ आई होगी। नेक्स्ट अब हम चलते हैं नेक्स्ट कोर्स पे जिसका नाम है रियल एनालिसिस। अब हमारे पास आती है रियल एनालिसिस, ठीक है। तो चलिए ये स्टार्ट करते हैं। इसमें हम 4 से 5 चीज़ें डिस्कस करेंगे और इसके अलावा थ्योरम्स देखेंगे, ठीक है। थ्योरम्स एक तरह के ही होंगे। तो देखिए सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे अपर बाउंड क्या होती है, एक सेट की लोअर बाउंड क्या होती है, बाउंडेड सेट क्या होता है, ठीक है, और सुप्रीमम ऑफ अ सेट क्या होता है, इन्फीमम ऑफ अ सेट क्या होता है, ठीक है। और सुप्रीमम को ही हम स्मॉलेस्ट या लीस्ट अपर बाउंड कहते हैं और इन्फीमम को हम ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड कहते हैं, ठीक है। हाँ जी ठीक है। चलिए जी देखिए सबसे पहले ना हम एक सेट लेते हैं एस, ये हमने एक सेट ले लिया, सेट एस ले लिया, इसके एलिमेंट 1 से लेकर 20 तक है। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ अगर आपको अच्छे तरीके से नहीं नज़र आ रहा। तो एक हमने सेट एस लिया जिसमें एलिमेंट 1, 2 और सो और चलते गए कहाँ तक गए, इन्फिनिट 20 तक है, ठीक है। ये हमारे पास 20 तक आ गए सेट। अब ये देखें कि अब
यहाँ पे अगर हमने लोअर बाउंड फाइंड करनी है, क्या लोअर बाउंड फाइंड करनी है, तो इन एलिमेंट्स को हम x का नाम देंगे। इन एलिमेंट्स को क्या है, ये एलिमेंट्स कौन से हैं, x एलिमेंट है। ठीक है, यहाँ पे मैं वही कलर से बताता हूँ, ये देखें, ये हमारे पास कौन सी एलिमेंट है, x बिलोंग्स टू s है। ठीक है, अब देखें कि अब मैं यहाँ पे रियल लाइन ड्रा करने लगा हूँ, ये मैंने रियल लाइन ड्रा कर ली, और ये हमारे पास यहाँ पॉजिटिव इन्फिनिटी होती है, ये हमारे पास यहाँ पे और मज़ीद चलता गया यहाँ पे नेगेटिव इन्फिनिटी होती है, यहाँ पे कहीं हमारे पास 1 है, और यहाँ पे कहीं हमारे पास 2 है, और सो ऑन चलता गया चलता गया चलता गया चलता गया चलता गया चलता गया, तो यहाँ पे कहीं पे हमारे पास 20 होगा। ठीक है, 20 होगा। आप यहाँ पे एक डिफरेंस लाजमी देख लें, क्या करें, यहाँ पर एक डिफरेंस लाजमी देख लें कि अगर मैं यहाँ बात करूं तो 1 से लेकर 20 एलिमेंट है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 तक। ठीक है, यहाँ पे ये 1 है, ये 2 है, ये 20 है। ठीक है, इनके दरमियान वाले नहीं मैं लेके जा रहा, यानी कि यहाँ पे दरमियान वाले इंक्लूड नहीं है, यहाँ पे इंक्लूड है। ठीक है, अशारिये वाले यहाँ पे इंक्लूड है, यहाँ पे नहीं है। ठीक है, तो अब देखें, अगर इस सेट की, यानी कि अगर इस सेट की मैं लोअर बाउंड के बारे में डिस्कस करूं, इस सेट की अगर मैं लोअर बाउंड के बारे में डिस्कस करूं, तो ये 1 को इंक्लूड करते हुए, 1 को इंक्लूड करते हुए, अगर यहाँ पे लोअर देखें ना, लोअर क्या है, तो 1 है ना, तो 1 को इंक्लूड करते हुए इससे सारे छोटे एलिमेंट जो होंगे, यहाँ पे 1 को इंक्लूड करते हुए इससे जो सारे छोटे एलिमेंट होंगे वो सारे हमारे पास लोअर बाउंड आएंगे। ठीक है, लोअर बाउंड हमारे पास क्या आ गई, 1 को इंक्लूड करते हुए सारे छोटे एलिमेंट्स, तो ये हमारे पास लोअर बाउंड आ गई। ठीक है, ये लिखा भी हुआ है 1 0 -1, अशारिये वाले भी शामिल हैं, ये नहीं कि अशारिये वाले नहीं शामिल, अशारिये वाले भी शामिल होंगे। 1 0 -1 -2 -3 सो ऑन कहाँ तक गया, इन्फिनिटी तक गया, ये हमारे पास क्या हो गया, लोअर बाउंड हो गई। ठीक है, लोअर बाउंड हो गई। अब इस लोअर बाउंड में से जो सबसे ग्रेटेस्ट होगा, तो 1 से लेके माइनस इन्फिनिटी में सबसे ग्रेटेस्ट कौन सा है, तो अगर हम देखें तो इसमें सबसे ग्रेटेस्ट कौन सा है, 1 है, तो ये हमारे पास आ जाएगी ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। क्या आ जाएगी, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। और यहाँ पे देखें तो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड को हम क्या कहते हैं, इन्फीमम कहते हैं। क्या कहते हैं, इन्फीमम। तो ये हमारे पास क्या आ गया, ये हमारे पास इन्फीमम आ गया। 1 हमारे पास क्या है, 1 इज इन्फीमम, यानी कि ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है। ठीक है, अब इसी तरह अब देखें यहाँ पे थोड़ा सा कि यहाँ पे 20 की बात करूं, क्या, किसकी, 20 की, तो ये अपर है, तो अगर मैंने अपर बाउंड की बात करनी हो, किसकी, अपर बाउंड की, तो 20 को शामिल करते हुए, यहाँ पे 20 को शामिल करते हुए इससे आगे वाले सारे ये हमारे पास अपर बाउंड में आएंगे। किसमें, अपर बाउंड में। 20 को शामिल करते हुए इससे सारे बड़े हमारे पास अपर बाउंड में आ जाएंगे। तो ये दिखा 20 21 22, इसमें इशारे वाले भी आ रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे नहीं लिखे लेकिन इशारे वाले भी आएंगे। 20 21 22 इशारे वाले भी सारे आओ के ये हमारे पास अपर बाउंड बन गई। क्या बनी, अपर बाउंड। और यहाँ पे देखें जो लीस्ट अपर बाउंड होगी, यानी कि सबसे छोटी लोअर बाउंड जो होगी। ठीक है, सबसे छोटी अपर बाउंड जो होगी, लीस्ट अपर बाउंड, इसको हम सुप्रीमम कहते हैं। क्या, सुप्रीमम कहते होते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास, अब दोबारा देख ले, मैं यहाँ पे बताता हूँ। यहाँ पे अगर मैं आपको अब यहाँ पे अगर मैं थोड़ा सा डिस्कस करूँ ब्लैक से, ये देखें, यहाँ से सारे कंसेप्ट मैं क्लियर करूँगा। ये मैंने एक रियल लाइन बना ली, ये हमारे पास आ गया पॉजिटिव इन्फिनिटी, यहाँ पे आ गया नेगेटिव इन्फिनिटी, यहाँ पे आ गया नेगेटिव इन्फिनिटी। यहाँ से मैं एक इंटरवल उठा लेता हूँ -1 से लेके +1। ठीक है, ये मैंने एक इंटरवल उठा लिया -1 से लेके +1। अगर इसकी मैं लोअर बाउंड के बारे में डिस्कस करूं, ठीक है, तो -1 को शामिल करते हुए, कलर चेंज करके बताऊं, -1 को शामिल करते हुए, -1 को शामिल करते हुए -इन्फिनिटी तक ये हमारे पास लोअर बाउंड आ गई। क्या आ गई, लोअर बाउंड। और इसी तरह 1 को शामिल करते हुए पॉजिटिव इन्फिनिटी तक ये हमारे पास अपर बाउंड आ गई। ठीक है, अब लोअर बाउंड में हमारे पास ये जो सबसे ग्रेटेस्ट एलिमेंट होगा, लोअर बाउंड में जो सबसे ग्रेटेस्ट एलिमेंट होगा वो हमारे पास क्या कहलाएगा, इन्फीमम कहलाएगा। ये देखिए लिखा हुआ, ये हमारे पास क्या होगा, इन्फीमम होगा। ठीक है, और इसी तरह जो अपर बाउंड में जो सबसे लीस्ट एलिमेंट होगा, जो सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट होगा, इसको हम सुप्रीमम का नाम देंगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ समझ आई होगी आपको। हमारे पास एक सेट दिया गया होगा, उसका सबसे छोटा एलिमेंट और उससे नीचे वाले, ठीक है, वो सारे हमारे पास लोअर बाउंड में आएंगे।
उसका सबसे बड़ा एलिमेंट और उससे आगे बढ़ते जा रहे हैं, वो हमारे पास आएंगे अपर बाउंड में। अब जो लोअर बाउंड है उसका ग्रेटेस्ट एलिमेंट इन्फीमम, और जो अपर बाउंड है उसका जो मिनिमम एलिमेंट है यानी कि उसका स्मॉलेस्ट एलिमेंट, उसका लीस्ट एलिमेंट, उसको हम सुप्रीमम का नाम देते होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे अब डिस्कस करते हैं। देखें कि अगर सुप्रीमम और इन्फीमम किसी सेट की एग्जिस्ट करे तो लाजमी नहीं है कि वो सेट में मौजूद हो, यानी कि अगर एक सेट में इन्फीमम भी एग्जिस्ट करती है उसकी और सुप्रीमम भी एग्जिस्ट करती है, तो ये ज़रूरी नहीं है कि वो सेट से ही बिलोंग करे। देखें एग्जांपल दी गई है, यानी कि मैंने एक ऐसा इंटरवल ले लिया है जो कि 0 से लेके, यानी कि यहाँ से मैं कलर चेंज करके बताता हूँ, मैंने एक इंटरवल ले लिया है जो कि कहाँ से लेके है, जो 1 से लेके 0 तक है। ठीक है, 1 से क्लोज है और यहाँ से ओपन है। ठीक है, ये 1 से क्लोज है, यहाँ से ओपन है। अगर हम बात करें इसकी, तो इसकी अपर बाउंड क्या बनेगी? अपर बाउंड बनेगी 1 से लेके पॉजिटिव इन्फिनिटी, अपर बाउंड बनेगी 1 से पॉजिटिव इन्फिनिटी। लेकिन अगर लोअर बाउंड की बात करें तो ये बनेगी 0 से लेके माइनस इन्फिनिटी। ठीक है, ये हमारे पास लोअर बाउंड आ गई, ये हमारे पास अपर बाउंड आ गई इसकी। अब यहाँ पे अगर हम डिस्कस करें तो जो सबसे लोअर बाउंड में जो सबसे ग्रेटेस्ट है ये हमारे पास इन्फीमम आ जाएगा और ये हमारे पास आ जाएगा सुप्रीमम। ठीक है, ये हमारे पास सुप्रीमम आ गया और ये हमारे पास आ गया इन्फीमम आया है। तो अगर हम देखें तो इन्फीमम 0 आया है, जबकि 0 इसमें एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि 0 के साथ तो हमने ओपन इंटरवल लगाया हुआ है ना, तो 0 इसमें नहीं है। लेकिन ये कहाँ से बिलोंग करता है? ये हमारे पास रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है और ये हमारे पास इन्फीमम है। ठीक है, तो सेट में नहीं है, इंटरवल में नहीं है। इंटरवल भी सेट ही होता है लेकिन हम उसके एलिमेंट्स को नहीं रिप्रेजेंट कर सकते, इस वजह से हम इसको सेट के इंटरवल की फॉर्म में लिख देते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास देखें इन्फीमम इसमें नहीं था लेकिन हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। ये हमारे पास सेट में नहीं था लेकिन इसका इन्फीमम 0 आ रहा है। तो ये लाइन कि अगर इन्फीमम और सुप्रीमम किसी सेट की एग्जिस्ट करती है तो ये लाजमी नहीं होता कि वो उस सेट में से ही मौजूद हो। ठीक है, अब आगे देखें। अब सेट एस के एलिमेंट को मैंने एक्स का नाम दिया था, सेट एस के एलिमेंट को मैंने एक्स का नाम दिया था। अब जो रियल नंबर के यानी कि रियल लाइन के जो एलिमेंट है उसको मैं अल्फा का नाम देता हूं। तो अल्फा कहां से बिलोंग करेगा? अल्फा बिलोंग करेगा रियल नंबर में से, अल्फा बिलोंग करेगा रियल नंबर में से, और एक्स जो है ये बिलोंग करेगा एस में से। ठीक है, अब इन दो चीजों को यूज करते हुए मैं मैथमेटिकली डेफिनेशन वगैरह देखूंगा। ठीक है, तो चलिए आइए करते हैं। जो सेट एस है, सेट एस क्या है? तो सेट एस जो है मैं रियल नंबर भी ले सकता हूं या इसका कोई छोटा हिस्सा भी ले सकता हूं। तो अगर आप देखें तो सेट एस जो है मैंने एक सबसेट लिया था रियल नंबर्स का, यानी कि सेट एस जो है मैंने एक छोटा हिस्सा लिया था रियल नंबर्स का। तो यहाँ पे आ गया सेट एस जो है ये एक इम्प्रॉपर सबसेट है आर का, यानी कि उससे छोटा भी हो सकता है उसके इक्वल भी। ठीक है, अब देखें यहाँ से, अब अल्फा मैंने आर से ले लिया, तो ये देखें मैंने ऊपर आपको बताया भी है कि अल्फा हम रियल नंबर में से लेंगे। और फॉर ऑल हर एक एलिमेंट एक्स के एस के हर एक एलिमेंट के लिए, एस का जो हर एक एलिमेंट है यानी कि ये एक्स मैंने कहा था ना, तो हर एक एलिमेंट मतलब 1 2 3 20 हर एक एलिमेंट के लिए अल्फा जो है वो छोटा रहे या इक्वल टू रहे एक्स के, अल्फा छोटा रहे इक्वल टू रहे एक्स के। ठीक है, तो अल्फा छोटा रहे ये वाली कंडीशन थी, तो ये हमारे पास लोअर बाउंड आ जाएगी। कौन सी? लोअर बाउंड आ जाएगी। तो अगर हम एक ऐसा सेट लें जिसमें अल्फा हो और अल्फा बिलोंग करे रियल नंबर में से, और हमारे पास अल्फा इस तरह का हो कि अल्फा लेस देन इक्वल टू रहे एक्स से, तो ये हमारे पास लोअर बाउंड का सेट होता है। इसी तरह अगर हम एक एलिमेंट बीटा ले रियल नंबर में से, अब मैं यहाँ पे मैंने अल्फा लिया थे ना, अल्फा कौन सा था? ये वाली चीज थी अल्फा ये वाली चीज थी। अब बीटा में ले रहा हूँ ये जो व्हाइट में लिखा हुआ है, ठीक है ना, इसको मैंने बीटा का नाम दिया है। अब बीटा लूँ जो कि रियल नंबर में से बिलोंग करे, और फॉर ऑल एलिमेंट के लिए जो बीटा है वो ग्रेटर देन इक्वल टू रहे एक्स से, यानी कि उससे बड़ा रहे या उससे बराबर, 20 या 20 से बड़ा, तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा? अल्फा बीटा अगर हमने इस तरह का लिया है कि बीटा जो है वो ग्रेटर देन इक्वल है एक्स के और बीटा रियल नंबर में से बिलोंग कर रहा है, तो इस सेट को हम क्या कहेंगे? ये सेट हमारे पास होगा अपर बाउंड का सेट, ये लोअर बाउंड का और ये अपर बाउंड का सेट। और अगर देखें या इक्वल टू या उससे छोटा जो होगा हमारे पास ग्रेटेस्ट एलिमेंट, उसको हम इन्फिनिमम का नाम देंगे, और उसको हम इन्फिनिमम का नाम देंगे, और बड़ा या
उसके बराबर जो आएगा हमारे पास उसको हम सुप्रीमम का नाम देंगे, ठीक है। और यूनिकली एक ही एग्जिस्ट करती है सुप्रीमम और इन्फीमम, ठीक है। और अगर कोई सेट है उसकी सुप्रीमम और इन्फीमम अगर एग्जिस्ट करती है तो ये ज़रूरी नहीं है कि उस सेट में से ही आए। नेक्स्ट देखें तो 3 हमारे पास थ्योरम्स है। पहला ये है कि ये आर नहीं आना यहाँ पे, ये थ्योरम अलग-अलग है लेकिन प्रूव एक तरह से ही होंगे, ठीक है। तो देखें पहला है प्रूव दैट इन्फीमम ऑफ सेट इज लेस देन द सुप्रीमम ऑफ अ सेट। वो कहते हैं कि साबित करें कि जो इन्फीमम होगी ना वो लेस देन होगी सुप्रीमम से, ठीक है। तो इन्फीमम जो होगी वो लेस देन होगी सुप्रीमम से। अगर इसकी बात करें तो इसकी इन्फीमम 1 है, अगर यहाँ पे बात करें तो इन्फीमम 1 है, सुप्रीमम 20 है। तो देखें तो 1 लेस देन है 20, तो ये हमने प्रूव करना है, ठीक है। और दूसरा थ्योरम क्या कहता है, लोअर बाउंड ऑफ अ सेट इज लेस देन आर इक्वल टू लेस देन आर इक्वल टू यहाँ पे ओ आर आएगा, ठीक है। लेस देन आर इक्वल टू द अपर बाउंड। वो कहता है कि जो लोअर बाउंड हुआ करेगी ना वो या तो अपर बाउंड से लेस देन होगी या उसके इक्वल हो करेगी। कोई भी आप उठा ले, लोअर बाउंड का कोई भी एलिमेंट उठा ले, ठीक है। और अपर बाउंड का कोई भी एलिमेंट उठा ले, वो या तो लोअर बाउंड का एलिमेंट अपर बाउंड के एलिमेंट के इक्वल होगा या उससे लेस देन होगा। अगर तो एक सेट में एक ही एलिमेंट है जैसे 7, तो इसका ये जो हमारे पास आएगा, इसकी अगर लोअर बाउंड की बात करें तो ये हमारे पास 7 से माइनस इन्फिनिटी ये लोअर बाउंड आएगी। अपर बाउंड की बात करें तो 7 से पॉजिटिव इन्फिनिटी आएंगी। तो इसका कोई भी एलिमेंट उठा ले, इसका कोई भी एलिमेंट उठा ले, या तो वो बराबर होगा या तो ये लेफ्ट वाला जो है वो लेस देन होगा राइट वाले से, ठीक हो गया। तो ये दूसरा थ्योरम ये है, इसको हमने प्रूव करना है। तीसरा हमारे पास है प्रूव दैट सुप्रीमम एंड इन्फीमम इफ एग्जिस्ट ऑलवेज यूनिक। वो ये है कि अगर सुप्रीमम या इन्फीमम एग्जिस्ट करती है तो वो यूनिक हुआ करेगी। ये नहीं है कि 7 से लेके माइनस इन्फिनिटी तक 7 भी आ रही है हमारे पास इन्फीमम, 6 भी इन्फीमम आ रही है, यानी कि एक ही आया करेगी और वो यूनिक हुआ करेगी, ठीक है ना। उस तरह की कोई और नहीं दो नहीं आएंगी, ठीक है, यूनिक हुआ करें। तो सबसे पहले हम थ्योरम प्रूव करते हैं कि लेट कर लिया है इन्फीमम जो है, ये देखें कि लेट किया है कि सुप्रीमम जो है वो अल्फा के इक्वल है, ठीक है। सुप्रीमम को हमने अल्फा की वैल्यू दी है, देन बाय डेफिनेशन क्या होगा, देखें अल्फा जो था वो क्या था, लेस देन इक्वल टू एक्स था ना। यहाँ पे देखें ना, यहाँ पे मैं आपको बता गया था क्या था, अल्फा लेस देन इक्वल टू एक्स था, ये वाला लिखा हुआ। और यहाँ पे क्या था, बीटा ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स था, यानी कि एक्स लेस देन इक्वल टू बीटा था। अब इस वाली इक्वेशन नंबर 1 को और इस वाली इक्वेशन नंबर 2 को अगर हम दोनों को कंबाइन करें तो हमारे पास जो कंबाइंड रिजल्ट आएगा, अब मैं वो लिखने लगा हूं, उस पर गौर करिएगा। क्या कंबाइंड रिजल्ट आ जाएगा, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू है अल्फा के और लेस देन इक्वल टू है बीटा के। और अल्फा ही तो हमारे पास क्या होती थी, अल्फा ही तो हमारे पास इन्फीमम होती थी और बीटा ही तो हमारे पास सुप्रीमम होती ही थी। तो यहाँ से हमें पता चल गया कि यहाँ से नहीं, यहाँ ये हमारे पास अपर बाउंड के, ये हमारे पास लोअर बाउंड के एलिमेंट थे, ये अपर बाउंड के एलिमेंट थे। तो हमें पता चला कि अपर बाउंड जो है, लोअर बाउंड जो है वो छोटी होगी और अपर बाउंड जो है वो बड़ी हुआ करेगी, ठीक है। लेकिन अगर मैं कहूँ कि ये हमारे पास आ गई इन्फीमम और ये आ गई हमारे पास सुप्रीमम, तो देखें तो ये हमारे पास सुप्रीमम और इन्फीमम उसी वक्त इक्वल होंगे अगर हमारे पास एक्स एक ही एलिमेंट बिलोंग करेगा, ठीक है, जिस तरह मैं ये केस बताया था। और इसके अलावा अगर यहाँ से देखें तो अल्फा लेस देन इक्वल टू एक्स जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू है अल्फा से और एक्स लेस देन इक्वल टू है बीटा से। अगर यहाँ पे देखें तो अल्फा जो है वो आ जाएगा लेस देन इक्वल टू बीटा, यानी कि यहाँ से हमें पता चलता है कि अल्फा जो है वो बीटा से लेस देन होगा। तो ये वाला यहाँ पे केस लिखा हुआ है। अगर इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया जाए, इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दिया जाए, दोनों को कंबाइन किया जाए तो हमें यहाँ से पता चलेगा कि अल्फा लेस देन इक्वल टू है बीटा के। तो अल्फा क्या है, इन्फीमम ऑफ सेट एस, बीटा क्या है, सुप्रीमम ऑफ सेट एस। तो यहाँ से हमें पता चल गया कि किसी भी सेट की जो सुप्रीमम होती है वो लेस देन होती है, किसी भी सेट की जो इन्फीमम होती है वो लेस देन इक्वल टू होती है सुप्रीमम के। इक्वल टू कब होगी, जब किसी सेट में एक ही एलिमेंट हो। तो ये वाला केस भी मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो अगर हमने इसको डेफिनेशन प्रूव करना हो तो बिल्कुल आप ऐसे ही लिखें, ये वाली जो चीज़ें लिखी हुई हैं इसको बस अपने अल्फाज में लिख दीजिएगा, ये एंड पे लिखा गया है। तो उम्मीद करता हूँ कि आज के लेक्चर की समझ आई होगी। किसी बच्चे का कोई भी क्वेश्चन हुआ तो लाजमी पूछिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। इसी के साथ इजाज़त दें, नेक्स्ट मिलेंगे लेक्चर नंबर 5 के साथ। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।